नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज 21 अक्टूबर हो चुका है और इस बीच शोपियां एनकाउंटर में टीआरएफ समेत कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर जी सेना का एक जवान भी हुआ है शहीद। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर स्ट्राइक की तैयारी, कमांडर ड्रोन और हेलीकॉप्टर की तैनाती। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 25 अक्टूबर से दिखेंगी स्वतंत्रता आंदोलन की झलकियाँ। जी हाँ, दरअसल लद्दाख में भारत की बड़ी तैयारी, तिल मिलाए चाइना ने लगा दिया है और अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती। तीसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर, जी हाँ, दुबई के निवेश से पाकिस्तान में मची खलबली। कश्मीर में दुबई करने जा रहा है बड़ा निवेश। अगली अपडेट बताएंगे। इसराइल में भारतीय वायुसेना का मिराज लड़ाकू विमान, ये भी आपको बताएंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों है अल्पसंख्यक हिंदू, वो भी आपको बताएंगे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने उठाया बड़ा कदम, वो आपको बताएंगे। और इस बीच एफएटीएफ में, जी हाँ, ग्रे लिस्ट में जाएगा तुर्की। बड़ी खबर निकल के आ रही है एफएटीएफ से, वो भी आपको बताएंगे। तो एक एक करके खबरें विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। जहाँ पे इमरान पूरे देश को बेच रहा, इमरान ने घड़ी तक भी बेच डाली है। कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लगा करारा झटका, जमानत याचिका उनकी भी खारिज, वो भी बताएंगे। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करो। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सेना का तो जोरदार तांडव। शोपियां एनकाउंटर में टीआरएफ कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर, सेना को एक और जवान शहीद। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में 2 जवानों को ढेर कर दिया गया है। इनमें से एक टीआरएफ का कमांडर था, लेकिन इस मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हो गए हैं। इनमें से एक जवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसके अलावा देश दुनिया की आपको बता दें जो बड़ी खबर निकल के आ रही हुई है कि सेना ने इस ऑपरेशन को, सफल ऑपरेशन को चलाया है। लेकिन सबसे दुखद खबर यह है कि एक जवान भी जो है वो शहीद हो गया है। शोपियां एनकाउंटर में जिन 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, उनमें से एक आतंकी की पहचान आदिल वानी के रूप में हुई है और वो जुलाई 2020 में आतंकी संगठन से जुड़ा था। उनका पुलवामा में एक मजदूर की जान भी ले ली थी और उसने साकिर नाम के कॉरपोरेटर की जान ले ली थी। यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। आदिल टीआरएफ का जिला कमांडर था। आईजीपी विजय कुमार ने बताया है कि फिलहाल पिछले 2 हफ्तों में 15 आतंकी मारे जा चुके हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर आतंकियों पर स्ट्राइक की तैयारी अब तेज होने वाली, क्योंकि कमांडो, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की तैनाती तेज हो चुकी है। दरअसल कल भी बड़े पैमाने पे भारी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट हुई है। इसके साथ सेना के साथ साथ बड़े पैमाने पर हथियारों की भी तैनाती कर दी गई और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई का पूरा चैप्टर शुरू हो चुका है। शुरुआत से चैप्टर शुरू करते हुए सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने की बात कही है और कड़े एक्शन की तैयारी में भारतीय सेना ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील कर डाली है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 25 अक्टूबर से दिखेंगी स्वतंत्रता आंदोलन की झलकियाँ। जी हाँ, दरअसल लद्दाख में आइकॉनिक इवेंट सेलिब्रिटीज़ 25 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस समारोह में लेह और कारगिल दोनों ज़िलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इनमें स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। इनका मकसद प्रदेश का पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। इसकी तैयारियों को लेकर लद्दाख के पर्यटन और संस्कृति सचिव काचू महबूब अली खान ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पर्यटन सचिव ने लेह और कारगिल के उपायुक्त को अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला और उपमंडल स्तर की समितियों का गठन करने का निर्देश दिया। इनमें स्वतंत्रता आंदोलन की झलकियां दिखाई गई हैं। साथ ही सरकार की 2 साल की उपलब्धियां बताई जाएंगी। भविष्य की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा और इसके लिए प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो दोस्तों, एक तरीके से इससे लद्दाख में जो खास करके चाइना की मूवमेंट है और चाइना जो एक हसरते पाल बैठा है, उसको करारा झटका लगेगा। पर्यटन में बढ़ोतरी होगी भारत सरकार की रणनीति से। हम चलते हैं अगले अपडेट। रुद्रांचल पर चीन की नापाक निगाहें, सीमा पर बढ़ाई तैनाती, भारत मुंहतोड़ और जवाब देने के लिए तैयार। पूर्वी लद्दाख में 1.5 साल से तनाव के बीच
चीनी सेना की अब और अरुणाचल प्रदेश से सटे सरहद के भीतर हिस्सों में सैन्य ड्रिल और तैनाती को लेकर भारत सतर्क है। भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आपात योजना तैयार कर ली है। पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने बताया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सालाना प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस बार गतिविधियाँ बढ़ी और उनके सैनिकों के सीमावर्ती भीतरी इलाकों में तैनात किया जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। कश्मीर में दुबई के निवेश से पाकिस्तान में मची खलबली। जी हाँ, पूर्व राजदूत भड़के, सारे मुस्लिम देश यही करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के 2 साल बाद केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। मिडिल ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में शुमार दुबई जम्मू और कश्मीर में निवेश करने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया है कि दुबई ने जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। दरअसल अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि यूएई का शहर दुबई जम्मू और कश्मीर में कितनी राशि निवेश करने जा रहा है। इस समझौते के तहत दुबई कश्मीर में औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, बहुउद्देशीय टावर, लॉजिस्टिक टावर्स, मेडिकल कॉलेज और एक विशेष अस्पताल सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। गौरतलब है कि दुबई के इस कदम को पाकिस्तान के लिए एक और झटका कहा जा रहा है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान यूं भी इस्लामिक देशों की बिरादरी से अलग थलग पड़ चुका है। कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों ने भी पाकिस्तान की उम्मीदों के बावजूद कश्मीर को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। इसके बाद पाकिस्तानी प्रशासन काफ़ी निराश दिखा था और पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल वासिद ने यहाँ तक कह दिया था कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान में निरंतरता की कमी के चलते दूसरे देशों के सामने। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पे तैनात किए बोफोर्स, चीन को मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ, दरअसल चीन की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमाओं के पास तैनाती बढ़ा दी है। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पे अग्रिम इलाकों में बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। वहीं समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने अपने विमान विंग एयर पावर को भी मजबूत कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सेना ने अपने विमानन विंग के एयर पावर फायर पावर में एक तरीके से हैरान आई ड्रोन, हथियारबंद अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र और ध्रुव की तैनाती की है। मालूम हो कि इस विंग में पहले से ही एविएशन विंग में बड़े पैमाने पर चीता हेलीकॉप्टर तैनात थे। समाचार एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेना ने स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव के स्क्वाड्रन को भी LAC से लगे इलाकों में तैनात कर रहा है। यानी एक से बढ़ के एक तोपे जो हैं वो भारतीय सेनाएं डिप्लॉयमेंट कर रही है कश्मीर और लद्दाख से सटे इलाके में। LAC पे अपनी ओर से 50,000 से ज़्यादा सैनिकों भी तैनाती चीन पूर्वी लद्दाख में कर रहा है। 50,000 से ज़्यादा सैनिकों की। नई समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक PLA भारतीय बलों को भी टोह लेने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इन सब के तोड़ के लिए भारतीय सेनाओं ने भी पूरी तरीके से एक स्पेशल फोर्सेस की तैनाती कर रहे हैं, जिससे चाइना पूरी तरीके से धाराशायी होता दिखाई दे रहा है। अगले अपडेट। भारतीय पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र में रोकने के लिए पाकिस्तान के दावे की भारत ने खोल दी पोल। पाकिस्तान के उस दावे की पोल खुल गई है जिसमें पिछले सप्ताह अपने जल क्षेत्र में भारतीय पनडुब्बी को घुसने से रोकने की बात पाकिस्तान ने की थी। दरअसल भारतीय नौसेना के सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल जो बताते हैं कि पनडुब्बी पाकिस्तान जल क्षेत्र में बहुत दूर मौजूद थी। नौसेना के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान का जल क्षेत्र उनके तट से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। वहीं सामने आए विवरण से पता चलता है कि पनडुब्बी की लोकेशन कराची बंदरगाह से 150 समुद्री मीटर दूर है, जो पाकिस्तान की जल सीमा से बहुत आगे है। ऐसे में पाकिस्तान का दावा विश्वसनीय नहीं है और हालांकि पाकिस्तान के दावे पर भारतीय नौसेना की ओर से आधिकारिक बयान जारी करके कह दिया गया कि पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा भी लग गया। अगली अपडेट। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ डबल गेम खेल रहा पाकिस्तान। भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का वापस आना और काबुल में चुनी हुई सरकार का गिरना अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। इस घटना से आतंकियों के हौसले बढ़े हैं। कनाडा स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटीज़ के अनुसार काबुल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का पतन और इनका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के रूप में बदलने से आतंकियों और आतंकी संगठनों का हौसला बढ़ा है। इस थिंक टैंक का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान तालिबान और तहरीक तालिबान के बीच मजबूत गठबंधन भी है। थिंक टैंक ने लोकतंत्र समर्थक देश और पाकिस्तान से भी इससे हिस्सा बढ़ने की आशंका जताई है। तो ये पाकिस्तान की चाल का खुलासा हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। गृहमंत्री अमित शाह जल्द करने वाले हैं जम्मू कश्मीर का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी संग की हाई लेवल मीटिंग।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पीएम मोदी के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। स्थिति सुधारने के लिए कश्मीर प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बीच अभी अटकलें लग रही है कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो इन दिनों गृहमंत्री अमित शाह भी जाने वाले हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है, जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। अपडेट, इजराइल में भारतीय वायुसेना का मिराज लड़ाकू विमान भी क्या कर रहा है वो समझिए। इजराइल इस समय ब्लू फ्लैग 2021 नामक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कर रहा है, जिन्हें इजराइल अब तक का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास बताया जा रहा है। इजरायली वायुसेना ने बताया है कि हर 2 साल पर होने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना है और इस साल इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत हवाई अभ्यास हो रहा है। इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में 7 दिनों को वायुसेना भाग ले रही है और मंगलवार को इनका भी तीसरा दिन था। कुल 8 देशों की वायुसेनाओं का ये अभ्यास 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अभ्यास में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, ग्रीस और अमेरिका की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं और उनमें उनकी चौथी और 5वीं पीढ़ी के विमान भाग ले रहे हैं। इसराइल के 5 दिवसीय दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को ओबडा एयरबेस पर हो रही ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल एयर फोर्सेज एक्सरसाइज का दौरा किया था। हम चलते हैं अगली अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, तुर्की होने जा रहा है ब्लैक लिस्टेड या फिर ग्रे लिस्टेड। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर को बढ़ावा देने के लिए FATF एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल तुर्की एक तरीके से ग्रे लिस्टेड हो सकता है FATF में। जी हाँ, एक रिपोर्ट निकल के आई जिनमें कहा गया है कि फ़िलहाल तुर्की आतंक को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तुर्की ग्रे लिस्ट हो सकता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अभी तक पाकिस्तान ही ग्रे लिस्ट में है, अब तुर्की और उसका दोस्त भी ग्रे लिस्ट में जाने वाला है। हालांकि अगर और बड़े आरोपों की जांच हुई तो ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एर्दोगान जिस तरीके से अभी तक तुर्की जिस तरीके से FATF के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान के समर्थन कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधि को बढ़ा रहा है, आतंकियों को दोस्ताना रिश्ते रख रहा है, उसको लेकर ये कड़ा प्रहार हो सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में पीड़ित परिवारों हिंदुओं को मिला हसीना का साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली समर्थन रैली। दरअसल बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के एक बुरे दौर के बाद सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली है। रैली में सांप्रदायिक हिंसा बंद करो का नारा लगाते हुए हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। बीते कुछ दिनों में मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हिंदू सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं, दर्जनों घर नष्ट कर दिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले शुक्रवार 15 अक्टूबर को दक्षिणी पूर्वी जिले के नोखवाली में शुरू हुआ था। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने हिंदुओं पर कुरान से संबंधित ईशा निंदात्मक कार्य करने का आरोप लगाया था और उनका विरोध किया गया था। विरोध प्रदर्शन ही बाद में हिंसा में बदल गया। हिंदुओं के कई घरों और पवित्र स्थलों पर हमले और वहां तोड़फोड़ की गई है और इसी को देखते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ी बातें कही। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी इतिहास काफ़ी पुराना है। इतिहास यह है कि 9 साल में 3600 हमले हुए हैं और इसमें लाखों हिंदू पलायन हुए हैं और न जाने कितनों की मौत के घाट उतार दिया गया है। तो ये अपने आप में जो रिकॉर्ड है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से काफ़ी खतरनाक है और मानवाधिकारों का उल्लंघन बांग्लादेश में होता है। वैसे आवाज़ तो पाकिस्तान से ही आती है, लेकिन बांग्लादेश से भी किसी से कम नहीं है इन सब मामलों में। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को दिखाना होगा RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ और इस बीच भारत सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक विदेश से आने वाले टूरिस्टों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को ज़रूरी कर दिया गया। गाइडलाइंस के मुताबिक ये टेस्ट रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। गाइडलाइन में इस बात का जिक्र किया गया है कि सभी यात्रियों की इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता को लेकर घोषणा पत्र भी सबमिट करना होगा।
सरकार की तरफ से उन देशों की सूची जारी की गई है जहां से भारत आने वाले यात्रियों को जरूरी नियमों का पालन करना होगा और इनका उनके भारत पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट भी शामिल है। इस सूची में यूरोप के देश, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे शामिल है। इन देशों को खतरे वाले देशों की सूची में रखा गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इमरान बेच रहा है एक चीज़। इमरान ने बेच दिए महंगे तोहफे। विपक्षी दलों का आरोप, 17 करोड़ की घड़ी भी बेच डाली। ये गिफ्ट था, लेकिन गिफ्ट के नियम को भी धज्जी उड़ाई। प्रधानमंत्री इमरान खान नए आरोपों में घिर गए। देश के विपक्षी दलों ने बुधवार को आरोप लगाया कि वे दूसरे देशों के प्रमुखों से मिले तोहफे बेच रहे हैं। इसमें 10 लाख डॉलर की कीमती घड़ी भी शामिल है। इनकी कीमत पाकिस्तान रुपए के डॉलर के मुकाबले कौड़ी के भाव को देखते हुए 17 करोड़ पाकिस्तान रुपए से ज़्यादा है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार नियम यह है कि शासन प्रमुख या संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति 10,000 रुपए तक के गिफ्ट बगैर पैसा चुकाए अपने पास रख सकता है। अब जब भी संवैधानिक पद पर बैठा कोई शासन प्रमुख दूसरे देशों की यात्रा पर जाता है तो आमतौर पर वे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। पाकिस्तान के गिफ्ट डिपॉजिटरी रूल्स के मुताबिक ये गिफ्ट तब तक सरकारी संपत्ति रहते हैं जब तक कि उसे सार्वजनिक नीलामी ना हो। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जेल में ही रहेगा आर्यन खान। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर होगी जमानत याचिका। दरअसल मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई। 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र में ही ड्रग्स का सेवन कर रहा है। एनसीबी का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग्स पेडलर्स संग कनेक्शन है। शाहरुख खान के फैंस कोर्ट के बाहर जमा हो गए और आर्यन खान के जमानत की मांग करने लगे। अब आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। आर्यन के वकील ने पहले ही जमानत न मिलने की स्थिति में कहा था कि हम हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं। इसी बीच आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने पर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने कहा है कि जीत हमेशा सच की होती है, सत्यमेव जयते। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही। हम चलते हैं अगले अपडेट। तुर्की के बाद अब ये देश कश्मीर पर आया पाकिस्तान का साथ। जी हाँ, दरअसल सऊदी अरब जहां एक तरफ अगर बात करें हम दुबई कश्मीर में डेवलपमेंट करने जा रहा, तो वहीं तुर्की के समर्थन में अब तुर्की के बाद अज़रबैजान जो है वो कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है और पाकिस्तान का समर्थन अब करने लगा है। हालांकि आपको बता दें कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अज़रबैजान जैसे देश भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, उत्तर कोरिया ने पहले ट्रेन और अब समुद्र से दागी मिसाइल वीडियो जारी कर चिंतित हुआ अमेरिका। दरअसल उत्तर कोरिया ने बुधवार को ये बात स्वीकार कर ली है कि उसने पनडुब्बी से मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया का सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि मिसाइल परीक्षण मंगलवार को किया गया। 2 साल बाद इस तरीके का कोई बड़ा मिसाइल परीक्षण किया गया है। इनमें उनकी नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमता भी बढ़ी है। खास बात यह है कि उत्तर कोरिया ने ये मिसाइल पनडुब्बी से दागी है। उत्तर कोरिया ने ये मिसाइल परीक्षण तब किया जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र और दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। इनके पूर्व उत्तर कोरिया ने ट्रेनों से मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इंडियन अफगानिस्तान को लेकर बुधवार को रूस में बैठक दूसरी बार तालिबान के सामने मंच पर होगा भारत। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान के मसले पर तीसरी मास्को फॉर्मेट वार्ता 20 अक्टूबर को हुई, यानी कल। इस बैठक में तालिबान समेत 10 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत भी इस वार्ता में शामिल हुआ। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव संबोधित करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस चर्चा में अफगानिस्तान में सैन्य राजनीतिक स्थिति के विकास और समावेशी सरकार के गठन की संभावनाएं जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इस बैठक के प्रतिभागी भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई
राज्य तालिबान शासन देश में मानवीय संकट रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्राज़ील कोरोना मौतों को लेकर पूरे फंसे राष्ट्रपति बोल्सोनारो, संसदीय दल ने दी हत्या का केस चलाने की सिफारिश। जी हाँ, दरअसल ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ अब हत्या का केस चल सकता है। दरअसल 13 अन्य आरोपों मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज कराने की सिफारिश की गई है। रॉयटर्स खबर के मुताबिक ये सिफारिश कोरोना महामारी को संभालने के तरीकों की जांच करने वाले संसदीय दल का नेतृत्व करने वाले सीनेटर रेनान केलहरोश ने किया है। रेनान केलहरोश द्वारा तैयार किए गए लगभग 1200 पन्ने के दस्तावेज में आरोप लगाया गया है कि बोल्सोनारो ने सरकार के लिए टीके हासिल करने के शुरुआती अवसरों को ठुकरा दिया है और इससे ब्राज़ील की टीकाकरण अभियान में देरी हो रही है। तो अब प्रधानमंत्री की भी कुर्सी पर ये बन आया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, मॉस्को फॉर्मेट, अफ़गानिस्तान के हालात और तालिबान को लेकर बैठक में हमने आपको बताया। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2022 के लिए भरी हुंकार, बोले यूपी में नया रिकॉर्ड बना रही डबल इंजन की सरकार। पीएम मोदी कल बुधवार को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद 280 करोड़ रुपये से अधिक लागत से बनने वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की आधारशिला रखी। 180 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। प्रधानमंत्री ने गौतम बुद्ध पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन और फिर निर्वाण मंदिर में दर्शन कर वहां चीवर दान भी किया। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया